नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटर साइन हुए एक एग्रीमेंट को लेकर, जहां पर हैदराबाद बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी लिमिटेड ने इंडिया में बैरिसिटिनेब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी इली लिली के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली बैरिसिटिनेब ड्रग यूएस बेस्ड कंपनी इली लिली ने स्पेसिफिकली आर्थराइटिस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बनाया था, लेकिन इसके बाद इस ड्रग को लेकर कुछ टेस्ट किए गए जिसमें पाया गया कि ये ड्रग कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूजफुल है। एंड इसी को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कंट्री में कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दी गई थी। एंड नाउ इसी को देखते हुए हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ डिवाइस रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीडीएचसीओ की तरफ से इसको इंडिया में भी कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दे दी गई है। एंड अभी रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया भी था कि इस कंपनी ने इंडिया में इनके ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 इंडियन कंपनीज के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है। एंड नाउ हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी लिमिटेड ने भी इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस कंपनी के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी लिमिटेड हमारे इंडिया की एक वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूएसए, रशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस रखती है। एंड नाउ इस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के साइन होने के बाद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी लिमिटेड अब इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नॉन एक्सक्लूसिव एंड रॉयल्टी फ्री तरीके से कर सकती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई एक न्यू पीएलआई स्कीम को लेकर, जहां पर देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हमारी यूनियन कैबिनेट की तरफ से एक न्यू पीएलआई स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों स्कीम का नाम नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग 50 गीगावाट पर आवर तक एडवांस केमिस्ट्री सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग को अचीव करने का टारगेट रखा गया है। बेसिकली एडवांस केमिस्ट्री सेल्स एक न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी सेल्स हैं जिनको स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में यूज किया जाता है। एंड ये सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एंड केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर सकते हैं। एंड जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तो इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एंड इस तरह के सिस्टम मोस्टली सोलर रूफटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक ग्रिड्स इस तरह में यूज किए जाते हैं। एंड एज यू नो कि ये जो सेक्टर मैंने सभी बताए हैं आपको, ये आने वाले समय में रोबस्ट ग्रोथ करने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए इसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस न्यू पीएलआई स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है। तो इस पीएलआई स्कीम का बजटरी आउटले 18,100 करोड़ रुपीस रखा गया है। एंड इस पीएलआई स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में एडवांस केमिस्ट्री सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड 45,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। और इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के कारण हर साल इंडिया में 20,000 करोड़ रुपीस तक के इंपोर्ट कम हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप्स को लेकर, जहां पर यूएस गवर्नमेंट के वन ऑफ द ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइनीज कंपनीज को भारत के 5G ट्रायल से बाहर रखना भारत का उनका खुद का डिसीजन है एंड ये उनका इंटरनल मैटर है। बेसिकली एज यू नो कि अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से इंडिया में 5G ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दे दी गई है। और दोस्तों मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताता चला आ रहा हूँ कि भारत सरकार देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। एंड ये चाइनीज कंपनीज जैसे कि हुआवे एंड ZTE इन पर एलिगेशंस भी लग चुके हैं कि ये यूजर्स का डाटा चोरी करके चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है या फिर इनको चाइनीज गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। एंड इसी को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइनीज कंपनी को इंडिया के 5G ट्रायल से बाहर रखना इंडिया का खुद इंटरनल मैटर है एंड इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड वहीं उनका ये भी कहना है कि अगर कोई कंपनी किसी कंट्री की सोवरेनिटी के लिए खतरा है और या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इस तरह की कंट्रीज को इंडिया में अलाउड नहीं किया जाना चाहिए या फिर किसी भी कंट्री में अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। एंड इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी चाइनीज कंपनीज जैसे कि हुआवे एंड ZTE को बाहर रखा गया है। दोस्तों भारत के इस डिसीजन को लेते हुए चाइना ने कुछ डिसरिगार्ड दिखाया था, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो इन्होंने इंडिया के साथ किया है ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में इनको इसके रिजल्ट्स और भी देखने को मिल सकते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में चल रहे रेन्यूएबल एनर्जी बिड्स को लेकर, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि देश में जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन रेन्यूएबल एनर्जी बिड्स हैं उनकी जो डेडलाइन है उसको अब एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि करंटली भारत में क्या सिचुएशन चल रही है एंड इस समय कोई भी कंपनी इन सभी बिड्स को उनकी डेडलाइन पर कंप्लीट करने की हालत में नहीं है। इन डेडलाइन को एक्सटेंड करने की अप्रूवल दी गई है। एंड दोस्तों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल के बाद भारत में जितने भी रेन्यूएबल एनर्जी बिड्स कमीशन या फिर ऑपरेशनलाइज किए जाने वाले थे सिर्फ उनकी ही डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। एंड बात डेडलाइन एक्सटेंशन की तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के अंडर में जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं वो सभी एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगी। एंड करंटली दोस्तों इसके लिए कुछ टाइम नहीं दिया गया है कि कितने समय के लिए इनको एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर कोरोना के चलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इसकी डेडलाइन को 5 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में इसके लिए एक मीटिंग की जाएगी जहां पर इसका डिसीजन लिया जाएगा कि इसकी डेडलाइन को कितनी देर तक एक्सटेंड किया जाएगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन करंटली हमारे देश में 94 गीगावाट तक की इंस्टॉल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। एंड वहीं 34 गीगावाट तक के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली वेरियस स्टेजेस में हैं, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन है चाहे अप्रूव्ड है। एंड नाउ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के डिसीजन के कारण भारत में 1.35 लाख करोड़ तक के जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी ये सिचुएशन बेहतर होगी और हमें दोबारा से देश में रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट होता देखने को मिलेगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेट की जा रही ऑक्सीजन ट्रेन को लेकर, जहां पर इन ऑक्सीजन ट्रेन को लेकर इंडियन रेलवे की तरफ से डाटा रिलीज किया गया है एंड जिसके अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे ने अब तक देश में 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को फुली ऑपरेट कर दिखाया है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि करंटली हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज चल रही है एंड इसी को देखते हुए कुछ समय पहले हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि वो देश के अलग अलग रूट्स पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को रन करेंगे ताकि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और भी फास्ट हो सके एंड जल्दी से जल्दी स्टेट्स को ऑक्सीजन मिल सके। एंड इसी को देखते हुए जब से रेलवे ने उनकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को रन किया है, जब से पिछले 20 दिन के दौरान रेलवे के द्वारा 6260 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई है। एंड दोस्तों बात करें स्टेट्स की तो सबसे ज्यादा यूपी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, हरियाणा, दिल्ली, इन सब स्टेट्स को या यूटीज को सबसे ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की गई है। एंड दोस्तों इसके अलावा इस रिपोर्ट में इंडियन रेलवे का ये भी कहना है कि इन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के लिए स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए थे और वहीं जो टेक्निकल स्टॉपेज थे उसको भी 1 मिनट तक रिड्यूस कर दिया था ताकि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसको इजीली और फास्टली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एंड आल्सो इसको और भी फास्ट करने के लिए हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा उनकी जो फ्रेट ट्रेन हैं उनको 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाया गया था, जबकि हमारे देश में जो फ्रेट ट्रेन हैं उनकी एवरेज स्पीड 25 to 30 किलोमीटर पर आवर तक की है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इंडियन रेलवे उनका ये ब्रेव वर्क आगे भी कैरी करेगी एंड आने वाले समय में इंडियन रेलवे का ये स्टेप हमारे देश की करंट सिचुएशन को और भी बेहतर करने में अपना योगदान देगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की हिमालय स्टेट उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड की कैपिटल सिटी देहरादून में रोपवे सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर दिया गया है। बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट उनकी स्टेट की कैपिटल सिटी देहरादून में टूरिज्म इंडस्ट्री को और बूस्ट करने के लिए रोपवे सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना चाहती थी, जिसके लिए रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी दे दी गई थी। एंड नाउ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस रोपवे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी लैंड अलॉट कर दी गई है। बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट उनकी स्टेट की कैपिटल सिटी देहरादून में टूरिज्म सेक्टर को और भी बूस्ट करने के लिए पहले से ही रोपवे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना चाहती थी एंड इसके लिए काफी प्लानिंग भी की जा रही थी। एंड रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल भी दे दी गई थी एंड नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस रोपवे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी लैंड अलॉट कर दी गई है। बेसिकली दोस्तों जिस जगह पर इस रोपवे सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किया जाना है वो लैंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के पास थी, जो कि आईटीबीपी को बिलोंग करती थी। एंड इसी को देखते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये लैंड अलॉट कर दी गई है। बेसिकली अगर इस रोपवे प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये रोपवे प्रोजेक्ट एक मोनो केबल रोपवे होगा जिसकी टोटल लेंथ 5580 मीटर तक की होगी। एंड इस रोपवे सिस्टम का कंस्ट्रक्शन देहरादून के पुरकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी तक किया जाएगा, जिसमें 2 टर्मिनल्स का कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। एंड दोस्तों इस रोपवे सिस्टम की पैसेंजर कैपेसिटी 1000 पैसेंजर्स पर आवर की होगी एंड 285 करोड़ रुपए स्पेंड करके इसको कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है। एंड नाउ इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस रोपवे सिस्टम के लिए 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है। एंड एक बार इस रोपवे सिस्टम के बन जाने के बाद जो उत्तराखंड की कैपिटल सिटी देहरादून है वहां पर टूरिज्म सेक्टर भी और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है गुड़गांव बेस्ड गेम आर्ट क्रिएशन सर्विस कंपनी लक्ष्य डिजिटल की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि जो उनकी प्रेजेंस है या नेटवर्क है उनको और भी एक्सपेंड करने वाले हैं। एंड इस पर्पस के लिए वो कर्नाटक की कैपिटल सिटी बेंगलुरु में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों ये कंपनी इंडिया में एक वेल नोन गेम क्रिएशन कंपनी है एंड करंटली इस कंपनी की इंडिया में 2 स्टूडियोज हैं एंड वहीं फॉरेन कंट्रीज में भी 3 स्टूडियोज हैं। एंड नाउ इनके प्रोडक्ट की डिमांड इनको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है एंड इसी के चलते उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका जो बिजनेस है इसको और भी डाइवर्सिफाई करेंगे, जिसके लिए गेम रिलेटेड अदर सेक्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड इस पर्पस के लिए इन्होंने बेंगलुरु को चुना है जहां पर ये उनका 3rd स्टूडियो सेटअप करेंगे। दोस्तों स्टूडियो की कैपेसिटी 200 पर्सन्स की होगी, जिसके जल्दी ही हायरिंग स्टार्ट की जाने वाली है। एंड दोस्तों इस न्यू स्टूडियो में ये कंपनी उनके बिजनेस से रिलेटेड 3 न्यू एरियाज जैसे कि सर्फेस मॉडलिंग, व्हीकल क्रिएशन एंड एनिमेशन इससे रिलेटेड वर्क्स करने वाली है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन रेल के वेस्टर्न रेलवे जोन को लेकर, जहां पर इस करंट सिचुएशन में जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई को पहले की तरह बनाए रखने के लिए हमारे इंडियन रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन की तरफ से स्पेशल फ्रेट एंड पार्सल ट्रेन ऑपरेट की जा रही हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि कोरोना के कारण मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लॉकडाउन का समय चल रहा है एंड इसी के चलते जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी मूवमेंट पर भी असर पड़ रहा है। एंड इसी को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे जोन ने अभी तक 1 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 तक 98 स्पेशल पार्सल ट्रेन को ऑपरेट किया है। इसमें वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा अभी तक इस टाइम पीरियड में 8 मिलियन टन ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया है। एंड वहीं अगर इसे प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड से कंपेयर करें तो उस समय वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा 5.22 मिलियन टन ऑफ गुड्स लोड एंड ट्रांसपोर्ट की गई थी। एंड इसी कारण वेस्टर्न रेलवे जोन के इस बिजनेस में 53.26% का इंक्रीज हुआ है। एंड वहीं बात करें कमोडिटीज की तो वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा इस टफ टाइम्स में एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिल्क, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, फिश इस तरह की गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया है। एंड इससे वेस्टर्न रेलवे जोन को 12.44 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू भी जनरेट हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वेस्टर्न रेलवे जोन उनके इस ब्रेव वर्क को आगे भी कंप्लीट करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।